Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading discuss of numericals of building works and units of work. That today we will discuss a numerical. कल आपने जैसे एक सवाल निकाला था कि ए पर्सन लिफ्ट ए वेट 12 kg अर्थ सरफेस प्रेसिंग ऑफ 1.5 मीटर, तो देन द कैलकुलेटेड द वर्क. ठीक है, ऐसा ही आज एक और मैं आपको एक और न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं. ए मैन पुलिंग ए ऑब्जेक्ट टाइड टू ए रॉक बाय अप्लाइंग फोर्स 5 न्यूटन. एक ऑब्जेक्ट है, उसको रस्सी से बांध रखा है, उस पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सच ए वे दैट रॉक इज मेकिंग एन एंगल, और वो रॉक मेकिंग एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाती है विद द हॉरिजॉन्टल क्षैतिज सतह से. हाउ मच वर्क हैज टू बी डन डिस्प्लेसमेंट द बॉडी बाय 20 मीटर. ठीक है, तो यहां मैं एक न्यूमेरिकल आपको एक और दे रहा हूं क्वेश्चन. तो एक न्यूमेरिकल लिखें. A man is pulling a object tied to a rock. एक वस्तु को रस्सी से खींचकर बांधा गया है. किसने बांधा? एक आदमी ने. A man is pulling a object tied a rock by applying a force. यानी F इक्वल टू 5 न्यूटन. 5 न्यूटन फोर्स से उस वस्तु को खींच रहे. 5 न्यूटन फोर्स इन सच ए वे दैट rope is making angle of 30 degree. Angle 30 degree with horizontal surface. How much work has to be done? तो निकालना क्या है बेटा? How much work has to be done. तो उससे कितना कार्य करना पड़ेगा? How much work has to be done in displacement the object of object 20 मीटर. ठीक है, हाउ मच वर्क कितना काम करना पड़ेगा इन डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट 20 मीटर. किस ऑब्जेक्ट को 20 मीटर डिस्प्लेस करना है. तो यहां पर निकालना क्या है आपको? वर्क डन. तो देखिए आप सॉल्यूशन. ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, देखो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है
उस पर ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इसको रस्सी से बांधकर खींचा गया है, एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर कितना 5 न्यूटन, और इधर इसमें डिस्प्लेसमेंट है कितना 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है वर्क। तो देखो क्या क्या देखना है, फोर्स 5 न्यूटन। ठीक है, एंगल ये जो थीटा बना है ये cos थीटा है, cos थीटा 30 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 20 मीटर। तो वर्क डन क्वेश्चन 1 ये क्या है, तो फॉर्मूला फॉर्मूलाज W इक्वल टू Fs cos थीटा, W इक्वल टू Fs cos थीटा। W इक्वल टू F मीन्स 5 न्यूटन मल्टीप्लाई S 20 मीटर मल्टीप्लाई cos थीटा मल्टीप्लाई cos 30। cos थीटा की जगह लिख देंगे cos 30 डिग्री। ठीक है, और cos 30 की जो वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू √3/2 या 0.866 होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट W इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए कितना है 100 एंड cos वैल्यू की √3/2 या 0.866 होता है। ठीक है, W इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखिएगा कितना आएगा। जैसे मान लो या तो 3 जीरो हटाओ, तो 3 जीरो हटाओगे तो 2 इससे कट गई, बची एक, आप इसमें भाग दोगे तो ये आएगा लगभग 86.6 जूल ऑन। ठीक है, तो यदि आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 86.6 जूल आंसर। तो सो एंड अदर क्वेश्चंस सेम एज इसी तरह आपको करने होंगे। यदि इस तरह आप क्वेश्चन कर पाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे से पूछें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इस तरह मान लीजिए यहाँ पर cos 60 होता, cos 60 होता तो उसकी वैल्यू होती 1/2। cos 90 डिग्री होता, उसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो इस तरह हम कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कभी के न्यूमेरिकल समझाया है। देन इसी वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बात करूंगा वर्क के बाद बेटा एनर्जी। लेकिन एनर्जी क्या है, एनर्जी आपके सिलेबस से हटा दी है। एनर्जी यानी कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसके स्थान पर जो आर्टिकल टॉपिक है वो पावर। पावर क्या है, साइंटिफिकली द रेट एंड डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको साफ कर करिए कंप्लीट। देखिए आगे अब आपके सिलेबस में बेटा पावर भी है, इलेक्ट्रिक पावर भी है। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि पावर क्या है और इलेक्ट्रिक पावर क्या है। देखो दोनों को कैलकुलेट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर। व्हाट इज पावर? एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में हम पावर को कैसे मेजर करेंगे, पावर है क्या, व्हाट इज पावर? तो पावर इज द rate of work done. Power is the rate of work done.
या हम कहेंगे रेट ऑफ वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट रेट ऑफ वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य करने की दर, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर, तो है क्या the rate of work done of any object वस्तु द्वारा कार्य करने की दर। The rate of work done of any object is called power. The rate of work done of any object is called power. कार्य करने की जो दर है उसको पावर कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं साइंटिफिकली the rate and doing work. Scientifically, the rate and doing work is called power. Is called power. Scientifically, the rate and doing work is called power. ठीक है, power या it is represented by P. It is represented by P. तो पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से. It is represented by P. पावर को रिप्रेजेंट करेंगे हम P से. ठीक है, देन नेक्स्ट। तो ये तो बात हुई किसकी? डेफिनेशन की, कि द रेट ऑफ वर्क डन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर। साइंटिफिकली द रेट एट डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। तो पावर मींस क्या होगा? फॉर्मूला देखें, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो P इक्वल टू W अपॉन T। P इक्वल टू W अपॉन T। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम इसकी यदि यूनिट निकालें तो यूनिट क्या निकलेगी? लेकिन चलो हम और आगे चले, इस पावर का फॉर्मूला कैसे निकला वो बताएंगे। तो हम और भी कह सकते हैं कि we have read that work does not depend on how is it done। यानी हम we have read that work does not depend, हम ये जानते हैं कि कार्य किसी मतलब पढ़ने पर, देखने पर, फील करने पर डिपेंड नहीं होता। द वर्क डन इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वर्क डन जो किया गया कार्य है वो ट्रेवल करके ही उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी इज सेम। ठीक है, व्हाट इफ ए मैन पार्क द कवर इन डिस्टेंस while other men run fast and cover the same distance in less time than the second man is said to be more power।
यदि मान लो किसी जैसे पावर को हमें कैलकुलेट करना है तो किसी सेम डिस्टेंस पर, कोई सेम डिस्टेंस है और सेम डिस्टेंस पर यदि हम फास्ट रनिंग फास्ट करवाते हैं 2 पर्सन को, तो हम ये कंपैरिजन कर पाएंगे कि जो कम समय में ज्यादा फास्ट चल करके उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये साइंटिफिकली ये कहा गया कि द रेट एंड डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो यदि लेस देन टाइम में जिस डिस्टेंस कवर किया है वो ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो पावर के लिए हमने लिखा पावर इक्वल टू वेक्टर अपॉन टाइम। वी नो दैट आप पहले पढ़ चुके हैं कि W इक्वल टू होता है Fs। क्या होता है W इक्वल टू Fs? तो यहां आप लिखते हैं V इक्वल टू Fs अपॉन W इक्वल टू Fs अपॉन T। फिर हम क्या कहेंगे कि यदि मान लीजिए S यहां पर S क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी v इक्वल टू होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो s इक्वल टू यहां पर निकलेगा s इक्वल टू v अपॉन, यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी एंड टाइम। तो इस s की वैल्यू यदि मैं यहाँ रखूं तो v इक्वल टू f, s की जगह रख दिया मैंने v मल्टीप्लाई t अपॉन t, t से t कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल टू बचेगा f। ठीक है, सो तो क्या होगा देखिए आगे, यदि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आप पावर या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास होगा m। जब मास m होगा और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर काम कर रहा है तो यहाँ ग्रेविटेशन लगेगा g। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स F है F इक्वल टू होगा mc और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी हाइट। तो s इक्वल टू क्या आएगा? h। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए आप कि P इक्वल टू होता है W अपॉन T और W अपॉन होता है F इंटू S अपॉन T। और हम जानते हैं कि F का मतलब क्या है, तो P इक्वल टू F का मतलब मान लो हम यहाँ पर mc, तो हम यहाँ फिर कहेंगे V नो दैट F इक्वल टू mg एंड S इक्वल टू h। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर P इक्वल टू F की जगह कहूँगा mg और S की जगह कहा h अपॉन t, एक फॉर्मूला लिया। ठीक है, तो W जो है इक्वल टू, कल आपने निकाला होगा कि W इक्वल टू mgh होता है, W इक्वल टू mgh और mgh अपॉन t आ गया। तो इस तरह ये जो फॉर्मूलाज है ये फॉर्मूलाज हमारे काम आएंगे इसमें जब हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कई फॉर्मूले आपके बने। एक फॉर्मूला याद रखना P इक्वल टू W अपॉन T, P इक्वल टू F अपॉन T इक्वल टू, देखिए सबसे ज्यादा आपको एक ये याद रखना है और एक सबसे ज्यादा ये याद रखना है। ये क्वेश्चंस यानी ये जो फॉर्मूलाज है इन फॉर्मूलाज के द्वारा हमारे सवाल होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो इनको हमें ठीक प्रकार से करना होगा। ठीक है, देन और हम बात करते हैं कि यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? यूनिट ऑफ पावर इज होता है वाट्स। यूनिट ऑफ पावर इज वाट इन हॉनर ऑफ जेम्स वाट द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। देखो भाप के इंजन की खोज की थी, स्टीम इंजन की खोज जेम्स वाट ने की। किसने की? जेम्स वाट की। तो नीचे एक लाइन लिखें आप यूनिट ऑफ पावर में,
of power is watt. Unit of power is watt, represented by W. It is represented by W. ठीक है, इसको W से आप व्यक्त करेंगे। देन हम और भी बात करेंगे कि पावर वाट कहां से आया, वाट को कैसे निकाला। तो देखिएगा अदर यूनिट की हम बात करेंगे तो वाट इक्वल टू कैसे, वाट है क्या, तो वाट द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। तो ये वाट किसके नाम पे रखा, जेम्स वाट। जेम्स वाट इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। जेम्स वाट इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। तो इनके ऑनर में इसका नाम रखा वाट। हम और भी कह सकते हैं अदर यूनिट्स ऑफ पावर, अदर यूनिट्स ऑफ पावर क्या कहेंगे, किलोवाट, मेगावाट एंड हॉर्स पावर। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 10 की पावर 1000 वाट है 10 की पावर 3 वाट। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होगा 746 वाट। ठीक है, तो यहाँ कुछ अदर यूनिट पावर, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। इसको याद रखना, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, तो यहाँ हम पावर के बारे में जान रहे हैं, पावर की डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट। डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट। तो यहाँ तक इस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे। इसमें आपने पावर की डेफिनेशन पढ़ी आपने कि द रेटेड डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देन पावर का आपने फॉर्मूला निकाला, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, P इक्वल टू W अपॉन T। देन आपने पढ़ा यूनिट ऑफ पावर इज वाट्स। अब पावर की जो यूनिट है वाट, ये रखा था हॉनरेबल जेम्स वाट, इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, उनकी सम्मान में इसका नाम रखा। अदर यूनिट में आप याद रखना कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक अगली वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू।